नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ। इस वक्त आप देख रहे हैं द 24 न्यूज़ और ख़ास खबरों के साथ मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ आज अवगत करवाऊँगा आपको एक ऐसी शख्सियत से जो हाल ही में, मैं आपको बता दूं कि एक बड़े बिजनेसमैन है, लेकिन उन्होंने राजनीति में कदम रखा है और इस बात के लिए कि हम एक अच्छा समाज सेवक और समाज सेवी हैं, खासकर जनता तक उनका पहुंचने का एक मकसद या उद्देश्य क्या है, जहां पर ये देखने को मिलेगा कि जनता तक वो पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं कोई भी मुद्दा हो, जनता से जुड़ी समस्या हो, उस पूरे मामले पर आप जानकारी भी जुटा रहे हैं और कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में भ्रमण भी कर रहे हैं, जिनका नाम मैं आपको बता दूं पवनधर द्विवेदी। पहले भी आपने तरंग न्यूज़ पे देख ही लिया है, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रणाम सर। मैं आप सभी क्षेत्रवासियों को जय श्री राम बोलता हूँ। और हमने एक छोटा सा यहाँ आयोजन किया था और पत्रकार वार्ता और पत्रकार सम्मान समारोह, और सभी का सम्मान करके बहुत गौरवान्वित और अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि चौथे स्तंभ का सम्मान करके ये खुशी का दिन है आज मेरे लिए। पवनधर जी हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे आज जो है कुछ राजनीतिक विषयों पर बात करेंगे, क्योंकि सीधी जिले की अगर बात की जाए तो सीधी जिले में कई ऐसे राजनीतिक पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन आप एक नया फेस जो आपके सामने आने वाले हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आप जो है सिहावल क्षेत्र से हैं और सिहावल क्षेत्र में अभी भी कहीं ना कहीं, इसके पहले भी अगर विधानसभा का जब चुनाव था उस दौरान भी आप उस क्षेत्र में विधायक पाठक जी के साथ मौजूद रहे, जहां ये देखा गया कि हाल ही में उनकी कई सोशल मीडिया पर सामाजिक सेवा करते हुए फोटो या वीडियो कहूँ कि वायरल होती नज़र भी आती है। मैदान में जब आप उतर रहे हैं तो क्या लगता है यहाँ पर एक काफ़ी संघर्ष होगा, कहीं ना कहीं एक नए व्यक्ति जब उतरता है, कहीं भी उतरता है, उसके लिए एक संघर्षमय पूरा ग्राउंड होता है। तो क्या लगता है आपको राजनीति में जैसे जनता से आप जुड़ने पहुँचते हैं तो किन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है आजकल? देखिए, राजनीति और समाज सेवा जो है वो एक भाव है जी, और उसके लिए किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं जाती है, कोई समस्या जाती नहीं है। समस्या जो है वो जनता की समस्या है और हमें उसके पास जाके उनका सहयोग करना रहता है, उनके समस्या का समाधान निकालना रहता है। समस्या यही है। हाँ, मेरा परिवार राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं है, हमारे परिवार में कोई भी राजनीति में नहीं है, तो ये जरूर कह सकते हैं कि मैं एक लौता अपने परिवार खानदान में हूँ जो राजनीतिक या तो सामाजिक क्षेत्र में ज़्यादा एक्टिव हूँ। बाकी समस्या कुछ भी नहीं जाती। पांडे जी, आपके मन में भाव हो किसी की सेवा करने के लिए, तो मुझे लगता है कोई भी ताकत, कोई भी प्रॉब्लम आपको रोक नहीं सकती। अपने क्षेत्र से लेकर के अगर सीधी तक की बात की जाए, जो सीधी में आप जब कदम रख रहे हैं, तो किन चीज़ों की समस्याओं की अगर बात की जाए, जनता को क्या लगता है अभी आपको कि जनता को क्या नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि भाजपा से ही आप जुड़े हुए हैं, पहले से ही भाजपा सरकार ही है यहाँ पे, तो अगर बात की जाए तो विधायक या सांसद या फिर मुख्यमंत्री कहूँ या प्रधानमंत्री कहूँ, सभी बीजेपी के ही हैं, उनका कार्यकाल भी चल रहा है। यहाँ पर अभी क्या लग रहा है आपको, क्या विकास नहीं हो पाया है और किन विकास के मुद्दों पर आप मैदान में उतरेंगे? देखिए, सरकार बीजेपी की ही है और सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, लेकिन रोज़ की रोज़ आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, लोगों की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, टेक्नोलॉजीज़ बढ़ती जा रही हैं, तो आवश्यकता के हिसाब से ज़रूरतें बढ़ती जा रही, तो उस हिसाब से और विकास की ज़रूरत है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो आप समझिए कि हॉस्पिटल हो या हाईवेज हो, रोडवेज हो, जो भी है, रेलवेज हो, इन सब चीज़ों की आवश्यकता है। एजुकेशन सेक्टर में बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सारी चीज़ें ज़रूरत के हिसाब से, आवश्यकता बढ़ने के हिसाब से और ज़्यादा आवश्यकता है सीधी में विकास की। और मुझे लगता है कि एक अच्छे नेतृत्व की भी ज़रूरत है जो उनकी आवश्यकता समझ सके, और जो जिस हिसाब से देश की तरक्की हो रही है मोदी जी के नेतृत्व में, उस हिसाब से हमारे सीधी जिले का भी विकास उसी स्पीड में चलना चाहिए। उसके लिए नेतृत्व करने वाला यहाँ का अच्छा हो तो प्रॉपर तरीके से उसी स्पीड में हम चल सके देश के साथ साथ। सीधी जिले की 4 बार विधायक रहे यहाँ पर, जिनका नाम सभी के मन में है और सामने भी है, केदारनाथ शुक्ला, जो कि लगातार विधायक रहे हैं। और विधायक का टिकट जो है इस बार कटना कहीं ना कहीं एक आम जनता से लेकर के एक विकास के मुद्दे तक की जब बात होती है तो उनका नाम आता है कि 20 साल विधायक रहने वाले पंडित केदारनाथ शुक्ला, उनका अचानक से टिकट कटा। क्या जो है उनकी वजह मानते हैं आप कि क्या वजह रही उनके टिकट कटने की, जो इसके बाद रीति पाठक को टिकट मिला और खासकर वो जो कि पहले से ही सांसद रही? देखिए, ऐसा है कि पार्टी
टिकट देना और टिकट काटना ये पार्टी का नेतृत्व का काम है। अब किस वजह से उनका टिकट कटा ये सिर्फ और सिर्फ पार्टी शीर्ष नेतृत्व बता सकती है। इसमें हम कुछ टिप्पणी करें मुझे लगता है कि ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि हमें जानकारी नहीं है। वो पुराने विधायक थे काफ़ी समय से बहुत, और ज़मीनी स्तर के बहुत संघर्षशील विधायक थे और बहुत अच्छे कार्यकर्ता माने जाते हैं इस क्षेत्र के। जी जी। तो उन्होंने संघर्ष किया था और क्षेत्र के लिए जो भी उनसे बन पड़ा था अच्छा किए थे, और फिर उनका टिकट कटा तो वो निर्दलीय भी लड़ गए। ये थोड़ा पार्टी के लिए आहत की बात है, पार्टी ने उन्हें निष्कासित भी कर दिया है। अब ये पार्टी का विषय है कि पार्टी उनके साथ अब वो फिर से जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, और ये अब सब पार्टी लेवल की बात है। पर ठीक है, अच्छे नेता थे और अब पार्टी में नहीं है, इस बात का। इस पर रीति पाठक को कहीं ना कहीं एक सांसद का जो कि उनको पद मिला हुआ था, फिर कहा जाए कि डिमोशन करके एक विधानसभा दे दिया गया उन्हें, और वो भी सीधी दिया गया, जबकि उनका गृहग्राम सिहावल था वहाँ भी नहीं मिला उन्हें, या सिंगरौली में जहाँ तक उन्होंने ज़्यादातर फोकस किया वहाँ भी नहीं मिला, एक सीधी जैसा क्षेत्र उन्हें मिला। हालांकि वो यहाँ पे सफल भी रही, वो विधायक आज वर्तमान में है। तो इसको लेकर के क्या सोचते हैं आप? मतलब एक भाजपा का वो टाइम की जहां पर सांसद रहे हो उनको विधानसभा में उतार देना। देखिए, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, जो कार्यशैली है जी, वो इस हिसाब से है कि हर वो कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ स्तर का हो, चाहे जिला स्तर का हो, प्रदेश अध्यक्ष स्तर का हो, किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी दायित्व मिल सकता है। आपने देख ही लिया हाल ही में कि ये सांसद थी, 3 को विधानसभा का टिकट मिल गया, विधायक बन गई, जीत भी गई। ऐसे कोई विधायक पहली बार बना, मुख्यमंत्री बन गया, कोई हेल्थ मिनिस्टर था, उसको सीएम बना दिए। तो ये बीजेपी है, प्रयोग करती रहती है। क्या पता विंध्य क्षेत्र में दबाव की जरूरत हो एक बड़े नेता को उतार के पूरे क्षेत्र को मैनेज करने के लिए, कि और सारी सीटें अच्छे वोटों से अच्छी तरीके से जीती जाए। तो इसको हम जैसे डिमोशन बोलते हैं, तो क्या पता ये प्रमोशन हो। बीजेपी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक व्यक्ति की तो नहीं सोचती पार्टी, पार्टी पूरे पार्टी की सोचती है। उस हिसाब से उनको टिकट मिला है, उस हिसाब से उनको शायद उतारा गया है कि सारे और समीकरण बिठाया जा सके। उस हिसाब से क्या होगा, पार्टी निर्णय लेती है, बहुत सारी चीज़ों पे विचार करके लेती है। देखिए, लेकिन कहीं ना कहीं होड़ लगी थी विंध्य क्षेत्र की, अगर बात की जाए इस बात के लिए कि मंत्री पद की लालच जो मंत्री पद का था वो नहीं मिल पाया, और लगातार इनकी दौड़ भी रही और उम्मीद भी रही लगभग सीधी की जनता को कि इन्हें कहीं ना कहीं मंत्री पद मिलेगा। लेकिन वो मंत्री पद यहाँ से उठ के पहुंचा चितरंगी, और चितरंगी विधानसभा में राधा जी को मिला, और इस टाइम पर वो आपको पता ही है कि मंत्री हैं बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि अभी भी जो है तो फिर से चर्चा का विषय बना है कि ये सांसद के टिकट के लिए फिर से इनकी दौड़ चालू है। तो क्या ये संतुष्ट नहीं है विधायक बनने के बाद, या पहले संतुष्ट नहीं थी, या मतलब करना क्या चाह रही है? जनता भी ये इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं सोच रही कि इनका कदम क्या है, क्या सोच रही हैं। पहले जब संतुष्ट थी तो फिर विधानसभा में क्यों उतरी, अब जो है असंतुष्ट हो रही है तो फिर वहां क्यों भाग रही है? मतलब दिक्कत कहां आ रही है? आपको क्या लगता है इस संदर्भ में कि मतलब जनता के मन में क्या होगा और उनके मन में क्या चल रहा है कि लगातार फिर से जो है सांसद बनने की लालच या सांसद के टिकट के लिए भागदौड़? देखिए, मैं ये बात जो बोल रहा हूँ वो पार्टी की तरफ से तो नहीं कह सकता, एक आम आदमी, आम वोटर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मेरा जो आकलन है कि जैसे बिंद में डिप्टी सीएम दे दिए गए माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, विकास पुरुष माने जाते हैं, विकास किया है उन्होंने, दिखता है, सिर्फ मतलब कार्यकर्ता नहीं बोलते, ये जनता बोलती है, और उसका असर दिखता है। रीवा में उतना विकास हुआ। तो जब डिप्टी सीएम दे दिया जाए तो कहा गया कि मतलब माना जाए तो वो बिंद के सीएम हो गए। जब बिंद को सीएम मिल गया और वो भी ब्राह्मण चेहरे में, तो फिर जातिगत समीकरण भी रहते हैं, हर वर्ग के लोगों को लेके चलना है, हर वर्ग के लोगों को खुश भी करना और सबको सम्मान देना है। और आप सांसद थी पहले, अब विधायक हो गई, और वो राधा सिंह जी जो मंत्री बनी है, फर्स्ट टाइम विधायक हैं, लेकिन महिला कोटे से आती हैं, एक समाज से भी जुड़ी हुई, उनका भी समाज है, उनका भी तबका है, उन्हें भी तो राजनीति में बहुत सारे समीकरण साधने पड़ते हैं। देखिए, एक ही व्यक्ति को सब कुछ मिल जाए ये संभव तो नहीं है। और दूसरी बात, आप जैसे पूछ रहे थे कि ये पहले सांसद थे, फिर विधानसभा में आए, फिर मंत्री चाहिए, और अब और सांसदी के लिए फिर से पेपर में, न्यूज़ में चल रहा है। देखिए, वो प्रयास कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं ये हम नहीं जानते, आप न्यूज़ चैनल वाले जानते होंगे, इसलिए वो छापते हैं, या वो उनसे बोलते होंगे कि आप छापें। लेकिन मेरे हिसाब से
कौन क्या चाह रहा है इससे भारतीय जनता पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी की एक कोर टीम है, एक शीर्ष नेतृत्व है, वो अपने हिसाब से निर्णय लेते हैं और जो भी निर्देशित करेंगे मुझे लगता है हर कार्यकर्ता को मानना चाहिए और मानते भी हैं, मानना भी पड़ेगा। क्योंकि पार्टी का इतना ऊंचा ओहदा है, इतनी अच्छी जगह पे है, आज विश्व की सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी है और उसके नेतृत्व करता हमारे माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं जी। तो इतने बड़े नेता हैं तो मुझे लगता है कि सबको आदेश मानना पड़ता है और उस हिसाब से चल रही है चीज़ें। आज इस बात को वाकई में कहा जा सकता है कि हमारे सीधी में ही नहीं, देश भर में भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी अपने आप में देखी जा रही है और इस बात को हम नहीं बल्कि पूरी जनता भी कहती है। और यहाँ तक कि ये बात भी सामने आती है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो नया फेस हो या पुराना फेस हो, कोई भी व्यक्ति अगर सीधी जिले की बात हो या सिगरौली की बात हो, किसी भी क्षेत्र से अगर सांसदी का किसी को भी यानी कि लोकसभा का टिकट अगर मिल जाए तो उसकी जीत पक्की है। इतना भरोसा जो है कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी पे है। और वहीं एक आप हैं जो कि नया चेहरा जो आपके सामने यहाँ पर उभर कर सामने आया, जो कि बीजेपी से ही इस टाइम पर अगर बात की जाए तो बीजेपी से आप क्या हैं, सिर्फ एक सदस्य या फिर कोई पद पोस्ट क्या है बीजेपी में आप? एक भारतीय जनता पार्टी में एक बात बहुत अच्छे से और बहुत कॉमन है जी, पार्टी पंथ के अंतिम छोर से व्यक्ति को उठा सकती है। मैं उस पंथ के अंतिम छोर का अंतिम व्यक्ति हूँ, नॉर्मल कार्यकर्ता हूँ, मेरे क्षेत्र के लिए, मेरी जनता के लिए, मेरे राष्ट्र के लिए, मेरे धर्म के लिए जो भी मुझसे काम बन पड़ता है मेरे हिसाब से मैं कर रहा हूँ जी जी, और वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है। अब उसमें पार्टी को आवश्यकता है, उनको मतलब पार्टी को यदि लगता है कि ये इनको दायित्व कोई देना चाहिए, यदि पार्टी कभी कोई दायित्व देती है तो मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात होगी कि मैं पार्टी के किसी काम आ सकूं। बाकी मैं नॉर्मल कार्यकर्ता की तरह अपना काम कर रहा हूं। तो लोक विधानसभा में भी आप काफ़ी चर्चित थे उस टाइम पर, अपने क्षेत्र की अगर बात की जाए तो लगातार आपकी भाग दौड़ देखी गई। उस पर क्या उम्मीदें थी आपको? क्या मतलब ऐसा भी था कि टिकट मिलने वाला था? ऐसा तो नहीं कि फिर वहाँ से आप जो है तो आहत हुए? क्योंकि उम्मीद जो होती है और टूट जाए तो थोड़ी सी इंसान आहत होता है। इस संदर्भ में क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, आहत होता तो रुकता जी, ठहरता जी, थमता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। मैं आहत नहीं, जब मैं नॉर्मल कार्यकर्ता की तरह, एक सेवक की तरह काम कर रहा हूँ, तो ये मैंने जब स्टार्ट किया तो लोगों ने कहा अब चुनाव का टाइम है इसलिए आए हैं 2 साल पहले विधानसभा चुनाव के पहले जी। अब ये चुनाव बाद सब चले जाएंगे, बरसाती मेढक है जी। आपको भरोसा नहीं होगा कि सिहावल विधानसभा में कम से कम 10 लोगों के नए साल के पोस्टर लगे थे उस साल, और इस साल एक व्यक्ति का नहीं लगा सिवाय पवनधर द्विवेदी के जी। माननीय विधायक जी का भी एक भी पोस्टर नहीं लगा है सिवाय मेरा लगा है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं शुरुआत अपने समय से किया हूँ। मेरी उम्र 36 साल होगी, 37 साल, और मैं 2-3 साल, 3-3.5-4 साल हो गए मुझे जो मैं एक्टिव हूँ प्रॉपर तरीके से, स्पीड अप में। उसके पहले से 2-3 साल से मैं लगा हूँ, तो मैं अनवरत काम कर रहा हूँ, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। टिकट और दायित्व ये सब बात की बात है, चुनाव लड़ना, दायित्व मिलना, टिकट मिलना, ये वो पार्टी का काम है। जब उनको लगेगा मेरे लायक कि पवन इस काम के लायक है तो इन्हें कुछ देना चाहिए या इनको ये दायित्व दे दो तो मिलेगा, तो करूंगा। वो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं इतने बड़े संगठन में, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के किसी काम आ सकूं जी। पर मैं अनवरत चलता रहूंगा, इसी तरह आपको मिलूंगा। अब अगले साल भी मिलेंगे तो मैं ऐसे ही मिलूंगा आपको। जी जी, कहीं ना कहीं उम्मीदें आपको भी है और इस बात की है कि हम राजनीति में अगर उतरे हैं तो हमें भी कोई ऐसा पद मिलेगा और एक ऐसा पोस्ट मिलेगा जहां तक हम जनता की कोई मदद कर पाएंगे। क्योंकि आज अगर समाज सेवा आपको करना है तो कोई ना कोई पद पोस्ट अगर आपके पास है नहीं तो कोई यहाँ अधिकारी कर्मचारी सुनता नहीं। एक बड़ी चीज़ें चलकर सामने आती है जब कोई भी समस्या हो और उम्मीद के साथ जब आपके पास कोई जनता कॉल करे, फ़ोन करे या फिर आपसे जब मिलने जाए और उसका काम ना हो तो कहीं ना कहीं जनता भी आहत होती है। इसलिए मैं भी उम्मीद करता हूं कि पार्टी को एक ऐसे उम्मीदवार की आवश्यकता है जो युवा हो, जो दौड़ सके और जो पग पग में किसी एक संघर्ष से डरे ना बल्कि उसका सामना कर सके।
तो एक चीज़ें और रही कि यहाँ पर अभी हाल ही में दैनिक भास्कर और पत्रिका में ये चीज़ें स्पष्ट कर दी गई कि 3 नाम आ चुके हैं। अगर लोकसभा की बात की जाए, सबसे पहले ऋति पाठक का ही नाम आता है, फिर इसके बाद दूसरा नाम आ जाता है आपके सत्येंदु तिवारी का, और तीसरा नाम आ जाता है कांतिदेव सिंह का। तो इसकी अगर बात की जाए तो तीनों में कहीं ना कहीं जो नाम अनाउंस हो चुका है, क्या लगता है आपको, क्या यही आ सकते हैं या फिर ऐसा है कि पार्टी कहीं से भी कोई उठा सकता? देखिए, इन तीनों लोग का पेपर में नाम आया, बहुत वरिष्ठ हैं, हमारे क्षेत्र के पॉलिटिशियन हैं। जी जी। तो मैं सबसे पहले तो इन तीनों लोग को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और जहाँ तक रही टिकट की बात, तो शीर्ष नेतृत्व किसको उठा के टिकट दे देगा, ये आपको भी पता है कि जब विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई यहाँ, तो सीएम कौन बनेगा, डिप्टी सीएम कौन बनेगा, ये कयास लगाते जा रहे थे मीडिया में। और हमारे मोदी जी क्लियर कहते हैं कि आपको कोई फोन करके बोल भी दे कि आप इस चीज के लिए चयनित हो गए हैं तो नहीं मानिए, जब तक आधिकारिक वेबसाइट में, सोशल मीडिया में उसका अनाउंसमेंट नहीं होता, तब तक कोई चीज भारतीय जनता पार्टी में पक्की नहीं है। तो ये मीडिया ट्रायल है, चलता रहता है। आपको भी पता है कि कई बार मीडिया में छपवाने से छप जाता है, कई बार मीडिया खुद से छाप देते हैं, उनके सूत्र रहते हैं, तो उसमें हमको पढ़ना नहीं है। इतनी बड़ी पार्टी है, जब कुछ होना होगा तब अनाउंस होगा प्रॉपर तरीके से। पवन जी, एक चीज़ें कहीं ना कहीं जनता के मन में बसी हुई है, जो जनता की तरफ से मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, ये कि लगातार ईडी का छापा जो मोदी जी के द्वारा हो रहा है, हर जगह हो रहा है, कभी इस मुख्यमंत्री पर तो कभी इस नेता पर, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और इसके बाद हाल ही में जहां देखा गया, नीतीश कुमार जो कि इसके पहले अभी बिहार के 9वीं बार शपथ लेने वाले एक ऐसे मुख्यमंत्री, और लगातार उनका दल बदल चालू ही रहता है। अगर दल बदल में गिनती की जाए तो सबसे बड़ा दल बदलू नेता अगर गिनती की जाए तो वही उन्हीं का नाम आता है। इस संदर्भ में एक चीज़ें और आ जाती हैं कि जब ईडी का छापा पड़ता है तो पहले वो आरजेडी में थे, इंडिया में थे, INDIA में, फिर इसके बाद जैसे ही उन पर ईडी का छापा पड़ता है, रातों रात वो वहां से बदलकर फिर बीजेपी में आ गए। तो मतलब पहले वो चोर होते हैं, फिर इसके बाद वो एकाएक फिर मतलब ऐसे कैसे हो जाते हैं कि जब वो कोई बीजेपी में आ जाए तो इसके बाद उनके ऊपर ईडी का छापा नहीं पड़ता, फिर वो सही तरीके से उनकी गिनती आ जाती है, फिर वो मतलब सही जगह पर बैठ जाते हैं। तो ऐसा ही जो है अभी केजरीवाल का भी एक मामला चल रहा है, जो सभी की नज़रों में है, सबकी नज़रें टिकी हुई है कि उस पर क्या कार्यवाही होगी। तो यहाँ भी है कि उन्होंने भी बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी चाहती है कि उनमें जो है मैं शामिल हो जाऊं, लेकिन मैं शामिल नहीं होऊंगा। तो ये ईडी का छापा मात्र इसके लिए है कि किसी को प्रताड़ित करके और इसमें शामिल कर देना, किसी पार्टी को तोड़ना, या वाकई में उस पर जांच खड़ी होती है? अगर जांच खड़ी होती है तो फिर नीतीश कुमार को क्यों शामिल किया गया बीजेपी में? जी, मैं अब पहले बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की। जी, जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ तो चिल्ला चिल्ला के उन लोगों ने कांग्रेस का विरोध किया। जी, मेरे फेसबुक पोस्ट में भी है, संजय सिंह जी का एक बयान है जी, कि ये परिवारवाद की पार्टी है और करप्शन की पार्टी है। उन्होंने सारे परिवार वालों के नाम लिए, जितने हैं, जिन जिन के यहाँ छापा पड़ रहा है। जी जी, लालू यादव जी का बात किया, परिवार की कंपनी है, जो भी समाजवादी है, बहुजन समाजवादी है, जितनी भी पार्टियां हैं सबका उन्होंने नाम लिया। एक एक व्यक्ति है कि ये फादर हैं, ये उनका बच्चा है, ये उनका नाती है, इनका पोता है, ये उनकी बहू है, उनके दामाद है। ये परिवार की पार्टी है, एक ही परिवार की पार्टी है। तो ये लोग चिल्ला चिल्ला के आए इन पार्टियों का विरोध करने के लिए, उनका जो गठन हुआ जी, उनका जो पैदाइश कहा जाए, और अब वो उन्हीं इंडी गठबंधन में साथ में मिलके बैठे हुए हैं। और एक शीश महल वाला आपने देखा ही होगा जी, कि 10-10 लाख के पर्दे लगे हुए हैं। आपने 10 लाख के पर्दे कभी देखे नहीं होंगे। जी बिल्कुल नहीं। वियतनाम से टाइल्स आ रही है, वियतनाम फॉरेन कंट्री है जी जी जी, तो वहाँ से टाइल्स आ रही है। तो इतने महंगे चीज़ें, जब आप बोले हैं कि हम आम आदमी हैं, उनकी कंपनी का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उनकी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी है, जब आप आम आदमी बन के पार्टी बनाए हो तो फिर आप चोर पार्टी बन क्यों रहे हो? और फिर आप पे जांच बैठती है तो हाय तौबा करते हो, मोदी जी गलत है। मोदी जी पे भी तो जांच बैठी थी जी। गुजरात के जब सीएम थे, कांग्रेस की सरकार थी, रोज छापे पड़ते थे, रोज ईडी पूछताछ के लिए जाती थी, कहाँ के वीजा नहीं मिल रहे थे उनको, कितना प्रताड़ित हुए थे। कोई भी दोष उनके ऊपर लगा हो, कोई चार्ज लगा हो, क्लीन चिट ना मिला हो, कोई ऐसा है बताइए? तो क्या इसे बदले की राजनीति? बिल्कुल बदले की राजनीति नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ कि मोदी जी पे भी जांच बैठती थी और कुछ नहीं मिला जी।
फिर आप लोग यदि चोर नहीं है, आप लोग गलत नहीं है, करप्ट नहीं है, तो आप लोग चिल्ला क्यों रहे हैं? जांच करने दो मोदी जी को, यदि मोदी जी कर रहे हैं तो। जी जी। फिर ईडी की संस्थाएं, आईटी जो रेड पड़ती है, ईडी हो गया, सारी चीजें हो गई, ये ऑर्गेनाइजेशन फिर बंद कर दें जब आप सब लोग सही हो तो। जी जी। तो फिर ये ऑर्गेनाइजेशन काम किसके लिए करें? आपके घर रेड मारेंगी, क्या क्या पाएंगी? रेड उन्हीं के यहाँ मारेंगी जहाँ कुछ है, जहाँ कुछ। जब वो गलत नहीं है तो वो लोग डर क्यों रहे हैं? और गलत हैं तो फिर मोदी जी ने कितनी परेशानियां उठा के आज पीएम बने हैं। जी जी। उनके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, उनके नाम की एक 4 व्हीलर नहीं है। एक दिन मैं उनके स्पीच सुन रहा था जी। तो वो बोल रहे थे मेरे पास तो कार भी नहीं है। तो जिसके पास कार भी नहीं उसकी क्या जांच करोगे? तो जब हमारा चौकीदार पाक साफ है जी, तो फिर वो दूसरे तो डरेंगे ना जो गलत है। और दूसरा मेरा जो सवाल था कि नीतीश कुमार इसके पहले जब ईडी छापा पड़ता है तो फिर भागते हुए जब बीजेपी में आते हैं तो फिर इसके बाद उन पर ईडी की कार्यवाही क्यों नहीं होती? अब देखिए, दिन भर का भूला रात को घर आ जाए और अपने ही घर आ जाए जी, तो मुझे लगता है कि कोई गड़बड़ी नहीं है। नहीं, तो ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। सवाल मेरा ये था कि जब तक कोई चोर है, और अगर चोर है तो उस पर जब कार्यवाही हो रही है, तो बीजेपी में आने के बाद उस पर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है? कार्यवाही तब भी तो होनी चाहिए। किसी का केस आपने सुना कि बंद हो गया? बंद नहीं हुआ। नीतीश जी आ गए इधर तो क्या उनका केस कोई बंद हुआ? ऐसी लेकिन अभी वो कार्यवाही भी तो नहीं हो रही है। कार्यवाही होगी, बारी बारी से सबका नंबर आएगा जी, आप छुप नहीं सकते। तो क्या शामिल होने के बाद फिर बाद में कार्यवाही की जाएगी? अब संस्था से पूछना पड़ेगा। इसके लिए मुझे लगता है संस्था से पूछना पड़ेगा। जी जी, वही बता सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे सवालात जो सामने थे, ये ऐसे सवाल थे जो जनता के मन में थे। और हमारे साथ आप एक युवा संघर्षशील व्यक्ति जो कि बीजेपी में कदम रखे और इसके बाद आज राजनीति में आपके सामने है। कई सवालात आपके सामने हुए और उनके जवाब भी आपको मिले। लगातार बने रहें तरंग 24 न्यूज़ पर और खास खबरों के साथ फिर आपको हम अवगत करवाएंगे। इस पूरे मामले पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक नए चेहरे की जो उम्मीद है, या फिर मैं बात करूं कि अब तक का जो सीधी में अगर ये बात की जाए कि कौन है वो चेहरा जो आप चाहते हैं कि लोकसभा में आए, उसके लिए आपके लिए जो है कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वहां पे आप अपनी राय दें कि सीधी से कौन ऐसा व्यक्ति है जो सामने आए, जिसे आप मानते हैं कि शायद ये उम्मीदवार जो है वो बेहतर है। लगातार बने रहें तरंग 24 न्यूज़ के साथ। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम।